हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग अपनी फिजिक्स की क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे, यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने अभी तक यूनिट 3 तक के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर हमने इस बार पहले ही PDF आपको अवेलेबल करा दी है, जो हमारी यूनिट 4 है और यूनिट 5 है, जो मैग्नेटिक से रिलेटेड हमारी यूनिट्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी PDF आपको पहले ही इस बार अवेलेबल करा दी गई है, जिससे आप पहले उसको प्रैक्टिस करें। आप देखें तो कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए होंगे और कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई होगी। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक क्लास में हम यूनिट 4 के जो क्वेश्चंस हैं, जो पहली PDF है यूनिट 4 की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फुल सॉल्यूशन देखेंगे उसका। और देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 5 की जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो फिर आप बाद में वीडियो देख सकते हैं, पहले आप खुद आप देखिए कि कितना कर पाते हैं आप उस PDF में। इसीलिए हमने अब नया सिस्टम लगाया और पहले ही हम आपको PDF अवेलेबल करा देते हैं जो क्लास होने वाली होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक धन आवेशित कण प्लस Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक समान वेग से क्षेत्र थीटा कोण बनाता हुआ प्रवेश करता है, तो उसका पथ क्या होगा। यानी एक आवेशित कण है और एक चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग V से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो प्लस Q आवेश है वो प्रवेश करता है, वो भी कैसा, वो भी थीटा कोण बनाते हुए। तो जब देखिए, जब कोण बनाते हुए कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो फिर वहाँ पर जो उसका पथ होता है वो होता है कुंडलिनी। अभी हमने इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के बारे में पढ़ा था, जो पिछली यूनिट हमने पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वहाँ पर हमने आपको बताया था लंबवत, वृत्ताकार ये जो पथ थे, परवलयाकार ये पथ वहाँ पर हमने आपको बताए थे। लेकिन अगर कोई धनावेशित कण है जो थीटा कोण बनाते हुए अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वहाँ पर उसका पथ होगा कुंडलिनी, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रोटॉन एक ऐसे स्थान पर जहाँ विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों के विद्यमान होने की संभावना है और वृत्तीय पथ पर चलता है, तो E इस स्थान पर क्या होगा। तो प्रोटॉन के लिए E और B अगर दोनों विद्यमान है और वो वृत्तीय पथ पर चलते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर B है वो सही होगा। यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो होगा 0 और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर और वेग V वेक्टर से गतिमान Q आवेश पर लगने वाला बल जो कि होता है F बराबर QVB। हमने इस वाली यूनिट में पढ़ा भी था, जब आपको डिटेल में यूनिट पढ़ाई थी तो हमने एक बल के बारे में पढ़ाया था QVB, जो चुंबकीय क्षेत्र B और वेग V के कारण लगने वाला बल है। और Q को छोड़कर यहाँ पर ये दोनों वेक्टर राशियाँ दी हुई हैं और वेक्टर राशियों का जो गुणन होता है वो होता है वहाँ पर क्रॉस गुणन। इसलिए यहाँ पर ये वाला जो संबंध है ऑप्शन नंबर C वो यहाँ पर करेक्ट होगा। QVB होता है, लेकिन ये दोनों वेक्टर राशियाँ हैं, फिर इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्रॉस गुणन होगा, इसीलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन नियत वेग V से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है, तो जो लगने वाला बल है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है वो क्या होगा। तो यहाँ पर सेम फार्मूला लगेगा QVB साइन थीटा, पूरा फार्मूला होता है साइन थीटा साथ में, और थीटा की जगह हो जाएगा 0 क्योंकि यह है समांतर, तो फिर साइन 0 का मान होता है 0, इसीलिए पूरा जो बल है वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर D आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर वाली लंबी परिनालिका के भीतर 20 मिली टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा क्या होगी। 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक फार्मूला होता है लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का, जो फार्मूला होता है वो होता है B बराबर μ0 NI। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आवश्यक धारा I। B हमको दिया हुआ है 20 मिली टेस्ला और N का मान दिया हुआ है 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 20 मिली टेस्ला को 10 × 10⁻³ करेंगे और μ0 का मान होता है 4.2 × 10⁻7 और 20 × I। तो इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ×-2 भी हो जाएगा क्योंकि 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर 1 × 3 और 4 × 3 × 1 4, यानी पाई का जब हम मान रखेंगे
तो ये I बराबर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर इसीलिए कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो तो एग्जैक्ट नंबर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट मान नहीं आता। 7.89 यानी 7.9 करके समथिंग यहाँ पर मान आएगा, जो कि हम मान लेंगे अगर 7.5 से ऊपर है हम उसको 8 मान लेंगे, यानी 8 एम्पियर यहाँ पर सही आंसर होगा। इसको आप इसको सॉल्व करिएगा, ये लगभग में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, आवश्यक धारा होगी लगभग, यानी यहाँ पर एग्जैक्ट 8 एम्पियर नहीं आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम 8 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है लगभग, और यहाँ पर डिवाइड भी पूरा नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये आपको याद रखना है, मेन आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है, B बराबर म्यू नॉट NI। इसी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये -1/2 का मतलब है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो इसका डेरिवेशन भी हमने आपको बताया था, ये किसके बराबर आया था, ये आया था C के बराबर। C क्या है, प्रकाश का वेग, यानी ऑप्शन नंबर B सही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका डेरिवेशन भी हमने अच्छी तरीके से आपको बताया था कि 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, C के बराबर होता है। तो उसी को इन्होंने क्या लिख दिया है, मतलब जो ऊपर कर दिया है रूट हटाकर -1/2 लिख दिया है, जिसको हम अगर परिवर्तित करेंगे तो ये इसी फॉर्म में बन जाएगा। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और आप तुरंत ही इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये बात दूसरी है और ये बात दूसरी, क्योंकि यहाँ पर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पर इस फंक्शन का आपको डायरेक्ट मान याद रखना है, इसका मात्रक होता है ओम। अब ओम कैसे आया, देखिए इसका एक लंबा प्रोसेस होता है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप म्यू नॉट की जगह जो म्यू नॉट B बराबर म्यू नॉट अपान 4π वाला जो फार्मूला होता है मैग्नेटिज्म का वो यहाँ पर रखेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कूलाम के नियम से जो एप्सिलॉन नॉट का मान है वो आप रखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनके मात्रक का मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको यहाँ पर जो मान मिलेगा यानी वो ओम ही होगा या वोल्ट प्रति एम्पियर मिलेगा, जिसे ओम ही कहा जाता है। तो ये आप जब आप करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में है तो आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है, क्योंकि यही एक जो फंक्शन है वो बनता है इससे रिलेटेड, और जो ऊपर हमने देखा वो तो C के बराबर हो जाता है, तो वहाँ पर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप इसको देख भी सकते हैं सॉल्व करके, वैसे डायरेक्ट इसका आंसर होता है ओम, यानी ओम इसका मात्रक आता है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि अल्फा कणों के दो पुंज एक ही दिशा में परस्पर समांतर गतिमान है तब ये क्या करेंगे। देखिए एक ही दिशा में परस्पर गतिमान है अल्फा कण, दो अल्फा कण एक ही दिशा में परस्पर समांतर है, पैरेलल है, गतिमान है, तब ये क्या करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो दो गतिमान आवेशों के बीच जो वैद्युत बल होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Fe, वो हमेशा अधिक होता है Fb से, यानी चुंबकीय क्षेत्र से जो वैद्युत बल है वो एक दूसरे से, यानी दो गतिमान आवेशों के बीच वैद्युत बल हमेशा चुंबकीय बल से अधिक होता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो दोनों अल्फा कण होंगे ये एक दूसरे को यानी परस्पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये सेम चार्ज है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और यहाँ पर वैद्युत बल ज़्यादा है इसीलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के पुंज की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के जो पुंज की एक ही दिशा में गतिमान है, समान वेग से गतिमान है, तो इनके पुंज की जो प्रकृति होगी वो होती है यहाँ पर अपसारी। डायरेक्ट आपको याद रखना है, अपसारी प्रकृति होती है दो गतिमान इलेक्ट्रॉनों के पुंज की जो प्रकृति होती है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही हो तो तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्यों। तो नीचे ऑप्शंस में रीजन दिए हुए हैं, किस रीजन की वजह से समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में अगर बह रही हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए ये हमने दो समांतर तारों के बीच जो चुंबकीय बल है उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, यानी उससे संबंधित एक डेरिवेशन हमने पढ़ा था, तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, चुंबकीय बल कार्य करता है, तो चुंबकीय बल का एक फार्मूला डेरिवेशन हमने पढ़ा था इस यूनिट में, इसीलिए यहाँ पर विभवांतर का कोई मतलब नहीं है, अन्योन्य प्रेरकत्व का कोई मतलब नहीं है, वैद्युत बल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो एक दूसरे को इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि उनके बीच एक चुंबकीय बल कार्य करता है,
दोनों समांतर तारों के बीच अगर उनमें धारा हम एक ही दिशा में प्रवाहित करें तो उनके बीच चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये इसका रीजन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11 नंबर जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर तथा एक ही दिशा में धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो देखिए फार्मूला हमको वहाँ पर हमने फार्मूला भी निकाला था जब इसी जो डेरिवेशन किया था इसी कॉन्सेप्ट का, तो फिर वहाँ पर हमको फार्मूला मिला था 2 × 10⁻⁻7 I1 I2 अपान R। तो ये हमको वहाँ पर फार्मूला मिला था, क्योंकि μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁻7 I1 I2 अपान R। तो ये देखिए किस वाले ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर नीचे R² है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा, ये यहाँ पर सही होगा, क्योंकि नीचे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ R होता है, R² नहीं। तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर कन्फ्यूजिंग दिए हुए हैं और 2 देखिए आगे मल्टीप्लाई न करके पीछे दिया हुआ है, तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली इन चीज़ों को देखना है और पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, दो रेखाएं होती हैं, दोनों के बारे में हमने पढ़ा है जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की वाली यूनिट जो हमारी है वो पढ़ी थी, और जब हमने मैग्नेटिज्म की जो यूनिट थी वो पढ़ी तब हमने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ा। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये उनकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है चुंबकीय बल रेखाओं की। तो ये यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यानी बी का मात्रक क्या होता है, तो वी का मात्रक F/IL से भी आप निकाल सकते हैं, या अन्य फार्मूले होते हैं उनसे भी बी का मात्रक यहाँ पर निकल आता है। तो बी का मात्रक यहाँ पर होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बी का मात्रक होता है। और फिर अगला क्वेश्चन है, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक एंड जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो दोनों होती है किसी गतिशील आवेश में, यानी कोई आवेश अगर गति कर रहा है तो उसमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उसमें अवेलेबल होंगे। ये कॉन्सेप्ट हम जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगों वाली यूनिट है वहाँ पर भी हमको पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर E/B = C होता है, एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर हमको मिलता है। तो इसीलिए जो गतिशील आवेश होता है तो उसमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो फील्ड हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 15 है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत v वेग से गमन करता है। अचानक चुंबकीय क्षेत्र घटकर B/2 हो जाता है, पथ की त्रिज्या r का मान अब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला है, त्रिज्या से रिलेटेड एक फार्मूला हमने पढ़ा था यूनिट में, mv/qb, ये यहाँ पर फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर जो r प्रोपोर्शनल 1/b हो गया, अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ही हमको जो संबंध है वो निकालना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, और फिर क्या होता है v वेग से पहले तो गतिमान है, फिर चुंबकीय क्षेत्र B/2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इनके बीच कैसा संबंध है, तो इनके बीच उल्टा संबंध है, रेसिप्रोकल संबंध है। तो इसीलिए R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, B2/B1, यानी पहले चुंबकीय क्षेत्र था B और फिर हो गया घटकर हो गया B/2, तो V से B कैंसिल हो गया और R2 बराबर आ जाएगा 2R1, यानी जो त्रिज्या हो जाएगी वो बढ़कर 2R हो जाएगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ है, यानी चुंबकीय क्षेत्र घटकर B/2 हुआ है। तभी देखिए यहाँ पर और भी कई सारे आंसर दिए हुए हैं, घटकर बढ़कर। तो देखिए इसमें हमने सबसे पहले संबंध निकाला फार्मूले से, तो संबंध आया उल्टा, यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो जो त्रिज्या का मान है वो बढ़ेगा। तो दो ऑप्शन हमको देखना ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी गलत हो गए। अब हमको पता लगाना है बढ़कर 2 गुना हो जाएगा कि बढ़कर 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाएगा तो त्रिज्या हो जाएगी 2 गुनी, क्योंकि इसमें उल्टा संबंध है। तो इसी फार्मूले से हमको ये जो कॉन्सेप्ट था वो निकालना था, यानी ये देखिए न्यूमेरिकल भी होता है और इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी इंक्लूड होता है, जिससे हमको संबंध का पता लगाना होता है। अब इसी तरीके से इससे रिलेटेड ही जो फार्मूला है उससे अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि उनके परिक्रमण काल T1 और T2 हो तब T1 और T2 में संबंध निकालना। तो देखिए T बराबर फार्मूला होता है 2πm/qb, यानी T प्रोपोर्शनल होता है 1/q के, यानी T और आवेश में उल्टा संबंध होता है। अब हमने आवेश ही क्यों लिया,
हमने बी क्यों नहीं लिया? तो बी देखिए यहाँ पर जो संबंध है वो हम तभी निकाल सकते हैं क्योंकि कोई भी मान हमको नहीं दिया गया, तो हम संबंध न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटॉन और यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा कण, यानी इनके हमको आवेश हमेशा पता रहते हैं और आवेश पता चल जाएंगे तो फिर हमको टी और यानी T1 और T2 में भी संबंध पता चल जाएगा। तो हम उसी का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और अल्फा कण का ये होता है 2 इंटू यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 2 गुना होता है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का। केवल चिन्ह का अंतर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, बाकी जो आवेश होता है वो मान उसका सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कर देंगे T1/T2 बराबर Q2/Q1, क्योंकि उल्टा संबंध होता है। तो Q2 क्या है, यानी बाद में क्या है? बाद में है अल्फा कण। बाद में क्या है? बाद में है अल्फा कण। तो अल्फा कण का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान Q1, पहले प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10⁻19। तो देखिए ये यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया, केवल और केवल 2 बचेगा, यानी T1/T2 बराबर 2। बट ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमको एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, तो वो हम सेम लेंगे। बट यहाँ पर देखिए द्रव्यमान भी है यानी m भी है, तो T1 और अपान T2 अभी तो 2 आ रहा है, लेकिन जब हम द्रव्यमान को लेंगे तो क्या होता है T और m में क्या कैसा संबंध है? अनुक्रमानुपाती संबंध है। इसीलिए तो जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, यानी अल्फा कण का जो मॉस होता है m होता है, द्रव्यमान होता है, वो 4 गुना होता है प्रोटॉन का, यानी कि T1/T2 बराबर 2 इंटू, जब हम m प्रोटॉन का और m अल्फा कण का लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4, क्योंकि 4 गुना द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। तो 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी T1/T2 हमको मिल जाएगा 1/2। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप जो ऑप्शन नंबर बी है T1/T2 बराबर 2 टिक कर देंगे, अगर केवल और केवल आपने अगर आवेश को ध्यान में रखा, आवेश को केवल आपने अगर ध्यान दिया। इसीलिए ऑप्शन इसका सही है सी नंबर, T1/T2 बराबर 1/2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको Q और M दोनों चीज़ें लेनी है। तो क्या होता है, देखिए प्रोटॉन और अल्फा कण में अंतर इतना होता है कि अल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन से 2 गुना और जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से 4 गुना होता है। इसीलिए यहाँ पर T1/T2 आएगा 1/2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला आपको याद रखना है, फिर आपको संबंध अच्छी तरीके से याद रखें, क्योंकि 2π होता है वो कांस्टेंट हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं, b दिया हुआ एक समान उससे भी कोई मतलब नहीं क्योंकि वो सेम रहने वाला है। तो संबंध केवल और केवल होगा m/q का, यानी T अनुक्रमानुपाती m/q। इस संबंध से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम यहाँ पर दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकली फॉर्म में, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना और चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तब आवेश के मार्ग की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पर r बराबर mv/qb सेम फार्मूला लगना है, और यहाँ पर बात की गई है वेग और चुंबकीय क्षेत्र की, यानी अब देखिए R2 में क्या किया गया, m और q से कोई लेना देना नहीं है, वेग 2 गुना और चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा, यानी v की जगह 2v और चुंबकीय क्षेत्र आधा यानी b/2। तो R2 क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी 4 गुनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए 3 न्यूमेरिकली थे, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जिनमें कॉन्सेप्ट का एक अच्छा खासा यूज हमको देखने को मिलता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, जो कि हमारे लास्ट के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हमारे इस यूनिट में। तो फिर जो 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो होगा वृत्ताकार। जब मैंने आपको बताया था, जब इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो वहाँ पर उसका पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। और अगर थीटा कोण बनाते हुए तो फिर होगा कुंडलिनी। और यहाँ पर जो देखिए वही क्वेश्चन आ गया, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में छेद की दिशा से 30 डिग्री से, देखिए लंबवत 3 प्रकार से प्रवेश करता है, लंबवत, समांतर और
थीटा कोण बनाते हुए, थीटा में कोई भी कोण हो सकता है 30, 45, 60, कोई भी कोण बनाते हुए, तब इसका पथ होता है कुंडलिनी। अभी सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जब थीटा कोण बनाते हुए आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था तो हमने वहाँ पर भी बताया था आपको कुंडलिनी पथ होगा इसका। और अगर लंबवत प्रवेश करता है तो फिर इसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा। ऐसे ही अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो आवेशित कण है वो प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में जिस प्रकार से। 20 नंबर क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V वेग से प्रविष्ट करता है, इसके पथ की त्रिज्या क्या होगी, यानी R बराबर mv/qb। ये यहाँ पर फार्मूला ही दिया हुआ है तो R बराबर पूछा गया तो mv/qb यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये हमारे ऑल ओवर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, जिनकी सीट हमने पहले ही आपको अवेलेबल कराई थी टेलीग्राम चैनल पर। तो अब आपको और भी अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए होंगे, कुछ आप नहीं कर पाए होंगे। तो आप एक बार फिर इस सीट को सॉल्व कीजिए, जिससे आपको जो लर्न करने वाले क्वेश्चन है वो लर्न हो जाए, और जो न्यूमेरिकली क्वेश्चन है वो भी आपको एक बार अपने आप से लगाकर चेक करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपको क्या करना है, आपका वर्क ये रहेगा कि आप यूनिट 5 को पहले अच्छी तरीके से पढ़ें, और फिर उसकी भी सीट अवेलेबल है, उसको आप सॉल्व करें। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो उसको आप सॉल्व करें अपने आप से, और जितना आप कर पाएँ और जितना ना कर पाएँ फिर आप उसके बाद वीडियो देखिएगा, जो कि वीडियो आपको कल अवेलेबल होगा। यानी आज यूनिट 4 का आपको वीडियो मिला है, यानी जो यूनिट 4 के क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं आज की क्लास में, और कल की क्लास में हम यूनिट 5 से रिलेटेड जिसकी सीट अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसका भी फुल सॉल्यूशन हम इसी प्रकार से देखेंगे। और उसमें भी हमारे 22 क्वेश्चंस लगभग दिए हुए हैं, अपनी सीट पहले भी देखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम्स दिन प्रतिदिन नज़दीक आते जा रहे हैं, तो इसीलिए आप पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।